नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। ब्रज में बात हुई है और आस अवध तक पहुंचने की है। जेपी नड्डा ने 2 दिन तक यूपी में संगठन और सरकार की बैठकों के जरिए 2022 की चुनावी रणनीति तैयार की। सियासी जमीन मजबूत करने के लिए जनता तक पहुंचने का मंत्र दिया, तो दूसरी ओर विपक्ष भी आरोपों के सहारे सियासी संग्राम में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यूपी में बढ़ती सियासी गर्मी चुनावी माहौल का एहसास करा रही है। राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में हैं और सबकी कोशिश जनता के बीच जाने की है। समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा के जरिए अपना चुनावी अभियान शुरू किया है, तो बीजेपी भी बैठकों के जरिए संगठन और सरकार की मजबूती पर फोकस कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में पहले पंचायत प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र दिया और फिर बड़े नेताओं के साथ भी रणनीति तैयार की। यूपी में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार से लेकर संगठन तक दोनों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जहां पर एक तरफ विजय बूथ अभियान के जरिए संगठन के कामकाज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वहीं सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भी नई रणनीति पर काम किया जाएगा। हालांकि इस बीच पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन के जरिए जमीन पर पार्टी को ज्यादा मजबूत करने के लिए नए सिरे से काम किया जाएगा। बीजेपी इसी महीने से चुनावी अभियान को धार देगी। इसके लिए जेपी नड्डा ने यूपी के मंत्रियों के साथ पार्टी कार्यालय में मंथन किया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में मंत्रियों से उनके अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लिया। मीटिंग में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नड्डा ने संगठन और सरकार दोनों से सुझाव लिए। इसके साथ ही विजय बूथ अभियान का भी फैसला लिया गया। संगठन की मजबूती के लिए 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर भी सहमति बनी है। सभी बैठकों में जो सुझाव आया है संगठन के दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से, वह सभी नोट किए गए हैं। उन कार्यों की, उनके बारे में जो भी होगा उसकी समीक्षा होगी। महत्वपूर्ण विजय बूथ अभियान पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विषय रखा है और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए सभी 403 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने बैठक की और साफ संदेश दिया कि जो प्रभारी हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे प्रभारी पद छोड़ना पड़ेगा। प्रभारी पर अपनी विधानसभा का चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा टिकट के लिए रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। विधानसभा प्रभारियों पर भी पन्ना प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा शक्ति केंद्रों पर भी बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा। बंधन के बाद 23 में या 24 दिन एक दिन तिथि तय होगा। सभी सत्यापन अधिकारी अपने शक्ति केंद्र पर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वह शक्ति केंद्र से जुड़ेंगे वर्चुअल और उद्बोधन देंगे। यानी जो ये हम लोगों ने नारा दिया है विजय बूथ अभियान का, उससे जुड़ेंगे और आगे अपना मार्गदर्शन करेंगे। 2022 में बीजेपी के सामने सत्ता कायम रखने की चुनौती है, इसलिए रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई जा रही है। अपने 2 दिन के दौरे में नड्डा ने साफ संकेत दिए कि योगी सरकार ने 2017 के बाद जो भी काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे। कुछ बीमारू राज्य और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वह बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। बीमारू प्रदेश को बीजेपी ने कितना बदल दिया, इसका प्रचार बीजेपी लगातार कर रही है। मगर मौजूदा दौर में कोविड मैनेजमेंट का मुद्दा विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रहा है।
जिस पर 2022 तक सियासी संग्राम जारी रहने के आसार भी हैं। लिहाजा बीजेपी इन सवालों का भी अपनी तरीके से जवाब देने में जुट गई है। ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसी सरकार की नाकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जनता को धोखा देने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। हमसे कई बार लोग पूछते ताली बजाओ ताली बजाओ। मैंने कहा तुम क्या जानो इसका अर्थ क्या है। अगर समझ में आ जाता तो आपका राजनीति में ये हाल थोड़ी ना होता। ये हाल आपका इसलिए हुआ है कि आपने हर अच्छे काम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, आप फोटो खिंचा रहे हो लगवा करके, मैं बोलूं इसमें दवा कौन सी है। ये मतलब हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, कितनी छोटी मानसिकता लेकर के राजनीति कर रहे हैं। कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। वार पलटवार का दौर सिर्फ कोरोना संकट पर ही नहीं बल्कि 2017 में किए गए चुनावी वादों पर भी चल रहा है। बीजेपी तमाम वादे पूरे करने का दावा कर रही है तो विपक्ष इन दावों को खोखला करार दे रहा है। सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए। और ऐसे ही राज्य सरकार भी उस अभियान के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा 2017 का था, विधानसभा चुनाव के पहले उसके अनुरूप कार्य कर रही है। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया। इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, न काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। चुनाव से पहले विपक्ष मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश में है तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाएं बताने की जिम्मेदारी सौंप रही है। इसके लिए हर स्तर पर काम भी किया जा रहा है। हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्राथमिकताओं में अपना योगदान दे सकते हैं और एक टीम वर्क रिजल्ट दे। और उस टीम को पार्टी के साथ जोड़ करके अगर आप कार्यक्रम कर पाएंगे, उसके बेहतर परिणाम आएंगे। वो आपके लिए, आने वाले भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा करेगा। आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको, विश्वास को संभाल के रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें, इसकी हमको चिंता करनी। 2022 के चुनाव में विकास का मुद्दा कितना असरदार साबित होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्ष विकास करने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन करें, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। तो 2016-17 में आपका पर कैपिटा इनकम जो था वो 47,116 रुपए साल का था। आज आपका, और ये 2017 की बात बता रहा हूं, और आज आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो 94,495 रुपए पहुंच गया प्रति वर्ष। इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी कहां 47,000, दुगना आपने पर कैपिटा इनकम पहुंचा दी। इस बात को हमको समझना चाहिए।
सबके अपने अपने आंकड़े हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है, मगर इस चुनावों में किसानों का मुद्दा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा किसान आंदोलन को हथियार बनाकर विपक्ष लगातार आक्रमण कर रहा है, जबकि बीजेपी के नेता हर मंच से किसान कल्याणकारी योजनाएं गिनाकर अपना पल्ला मजबूत करने की कवायद में है। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? मुद्दों की महाभारत के बीच ही सियासी दलों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की है। इसके लिए संगठन की मजबूती पर पूरा फोकस है। बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव में उतरने के लिए माहिर मानी जाती है, लिहाजा इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बीजेपी की सरकार और संगठन तालमेल के सहारे ही एक बार फिर सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं, मगर मौजूदा सियासी माहौल में सवाल बहुत हैं और इन सवालों के सहारे ही विपक्ष चुनावी जंग में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। यानी दोनों ओर से पूरा दम लगाया जा रहा है, मगर दमदार कौन साबित होगा ये जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासी संतुलन बनाने के लिए बीजेपी अब सम्मान के जरिए भी समीकरण साध रही है। आगरा में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के साथ साथ बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बनाई और नड्डा ने जीत के लिए सेवा वाला संदेश दिया। जेपी नड्डा का 2 दिन का यूपी दौरा बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम रहा। पहले लखनऊ में बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तैयार की गई और अगले दिन ब्रज में संगठन की मजबूती की बात हुई, ताकि अवध तक पहुंचने की आस पूरी हो सके। बीजेपी के सामने इस बार सत्ता विरोधी लहर से पार पाने के अलावा कई और चुनौतियां भी हैं, इसलिए हर स्तर पर तैयारी पुख्ता की गई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार की योजनाओं को ग्राउंड तक ले जाने की कार्य योजना बना रही है। इसके लिए मंत्री से लेकर के विधानसभा प्रभारी तक और पन्ना प्रमुख से लेकर के हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी तय कर दी गई। चुनाव के लिए संगठन और सरकार की तैयारी तेज है। समाज के हर तबके को साथ जोड़ा जा सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आगरा में कोरोना योद्धाओं के सम्मान के जरिए भी एक संदेश दिया गया और नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना भी साधा गया। उत्तर प्रदेश 24 से लेकर 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश। पॉजिटिविटी आज हमारी प्रतिदिन की है 0.001%, यानी दुनिया में न्यूनतम WHO ने भी जो माना है कि 5% से कम की पॉजिटिविटी रेट को हम सेफ मान सकते हैं, लेकिन हम तो उससे भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। 0.001% पर हम लोग वर्तमान में हैं। मैं तो लगवाऊंगा नहीं, और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाए। चुनाव से पहले चुनौतियां खत्म करने के लिए बीजेपी प्लान बना रही है, लेकिन जेपी नड्डा के दौरे को विपक्ष अलग नजरिए से देख रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आदित्यनाथ जी ने गड्ढा कर दिया है, तो नड्डा साहब क्या कर पाएंगे बेचारे। तो हर चीज को उन्होंने गड्ढा कर दिया, सड़कों को गड्ढा कर दिया, स्कूलों को गड्ढा कर दिया, अस्पतालों को गड्ढा कर दिया। तो अब आप देख ही रहे हैं, जल जीवन मिशन में गड्ढा कर दिया।
तो भ्रष्टाचार का गड्ढा इतना गहरा कर दिया आदित्यनाथ जी ने कि नड्डा साहब उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कहेगा वो हार जाएगा? उनके मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं हो रही लोगों का सामना करने के लिए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवाना पड़ रहा है। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री बता देते कि हमने इतना विकास किया, इतना काम किया, लोगों को हक हिस्सेदारी दी है, वो बूथ जीत जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप देश में संभालो, यहाँ मत आओ। लेकिन मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मदद लेनी पड़ रही है। पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बार बार बुलाना पड़ रहा है। नड्डा जी बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, कांग्रेस पार्टी। नड्डा जी बोरिया बिस्तरा बांध लो, विदाई का समय आ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आरोपों की धार के साथ साथ सियासत की रफ्तार भी तेज है। अब दिलचस्पी यही जानने में है कि अवध का सिंहासन हासिल करने के लिए किसकी रणनीति सही साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में अब्बाजान पर भी घमासान छिड़ा हुआ है। एक बयान से शुरू हुआ विवाद सियासी संग्राम में बदल चुका है। सवाल उर्दू से नफरत और अंग्रेजी से प्यार तक का उठने लगा है। इस पूरी लड़ाई में टीपू सुल्तान की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग परवान चढ़ने लगी है। जनता की अदालत में जाने से पहले नेताओं के बीच अदावत तेज है। इसका आगाज अब्बाजान पर घमासान के साथ हुआ है। कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो। मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बूजान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे? क्या उम्मीद करोगे? समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बास शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से? ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह को लगता है हिंदी इंग्लिश का ज्ञान नहीं। शब्दों से आपत्ति नहीं होती, शब्दों का जिस उद्देश्य से प्रयोग होता है उससे आपत्ति होती है। सिद्धार्थनाथ सिंह एक निरर्थक टाइप के भाषण देने के आदी हो चुके हैं। बयान पर मचे बवाल से उठा तूफान इतनी जल्दी थम जाएगा इसके आसार कम हैं। दूसरी तरफ हर तबके को साधने के लिए सामाजिक समीकरणों पर पूरा फोकस किया जा रहा है। तमाम दलों की दिलचस्पी अब ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की है। केंद्र ने मेडिकल स्टडी में 27% आरक्षण देकर अपना दबदबा मजबूत करने की कोशिश की, तो विपक्ष भी अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है। पूरी लड़ाई अब खुद को ओबीसी हिमायती साबित करने की है और इसके लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पे? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना को लेकर के हमारी उनकी बातें हुई थी कि 21 में जब जनगणना शुरू होगी तो जातिवार जनगणना हो। दूसरा, 33% जो महिलाओं का आरक्षण जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तब वो भी कहती थी कि सत्ता मिलते ही हम पहली कैबिनेट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लागू कर देंगे, नौकरियों में राजनीति में लागू कर देंगे। तो एक 33% उन्हीं का है इशू, हम भी उसी को लड़ते हैं कि उनका हो जाए। पार्लियामेंट में ओबीसी के कल्याण संबंधी जो संसदीय समिति है उसका मुझे सरकार की तरफ से चेयरमैन बनाया गया है, मैं उसका सभापति हूँ। और हमारे पास देश भर के ओबीसी के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, हर विभाग के लोग आते हैं। यह निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। जातिगत राजनीति की रेस में हर कोई रफ्तार के साथ दौड़ने को बेताब है। इसके लिए सम्मेलनों का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही सियासत एक बार फिर मंडल कमंडल की दिशा में घूमने लगी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव प्रचार से जुड़े पोस्टर बैनर में भगवान राम की तस्वीर लगाने की तैयारी की है।
कि राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ को लेकर बीजेपी जो 2022 के लिए अपनी चुनावी सामग्रियां तैयार करेगी, उसमें भगवान राम की चित्र तो होगा ही होगा, साथ ही राम लला विराजमान का चित्र और राम मंदिर का चित्र होगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी तस्वीरें लगाई जाएगी। यानी ऐसे में साफ है कि बीजेपी अब भी अपने राम और हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम है। हाल के दिनों में छापी गई एक बुकलेट में भी सबसे पहले राम की ही तस्वीर थी। हालांकि पार्टी का कोई नेता इस पर खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन संकेत जरूर दिए जा रहे हैं और उसी पर संग्राम छिड़ा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर पहचान है तो उसमें प्रभु श्री राम हैं और श्री राम को अनुसरण करके हम 23 करोड़ जनता ही नहीं 130 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे पास तो मथुरा भी है, हमारे पास काशी भी है, हमारे पास में राम की नगरी अयोध्या भी है। हम अगर यहाँ काम नहीं करेंगे, इस देश में काम नहीं करेंगे, जनहित के काम नहीं होंगे, तो फिर रामराज की कल्पना कैसी? भगवान श्री राम हमारे लिए भगवान का रूप है। हम लोग अपनी घर में हम लोग के लिए भगवान श्री राम वोट की चीज नहीं है, हमारे लिए ये लोग कोई वोट की वस्तु नहीं है। बीजेपी राम नाम के सहारे अपना काम आसान करना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को अपना सियासी हथियार बनाने की कोशिश की है। इसके लिए पार्टी के नेता सड़कों पर भी उतरे और ज्ञापन के जरिए अपना चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। हमारी मांग है कि मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशें लागू हों और जो बैकलॉग है वो भरा जाए, जाति जनगणना हो और जो हमारे मंडल कमीशन में जो सिफारिशें दी गई हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो। मात्र एक ही दो तो लागू ही हैं, वो भी ठीक से नहीं। मंडल और कमंडल की सियासी बिसात के बीच अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और 2022 में सत्ता का सफर तय करने की कसरत की। साथ ही ऐसा दावा किया जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया कि आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं, लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। नहीं, मुझे लग रहा है श्री अखिलेश यादव जी 500 के आसपास सीट जीतेंगे, जितनी उत्तर प्रदेश में है नहीं है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनके साथ जनता नहीं है, उनके पार्टी ही उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर 2014 से जो चली थी वो 2022-24 आगे लगातार कायम है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये जानने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मगर सत्ता पाने के लिए जोर हर कोई लगा रहा है, मुद्दों का शोर भी हर तरफ है। लेकिन ये तय है कि सफलता के लिए अभी सभी दलों को संघर्ष करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सियासी दलों की किस्मत का फैसला राज्य की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गेम्स ऑफ गद्दी में इतना ही, खबरें जारी हैं।